नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपाली और आप सबका स्वागत है क्राइम हैक में। इस 4-5 एपिसोड्स की मिनी सीरीज में हम देखने जा रहे हैं कि रेप्स आखिर क्यों होते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, इनसे कैसे बचा जाए, समाज में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे क्राइम्स रुक नहीं रहे हैं, समाज सुधार की कितनी ज़रूरत है, उसके लिए क्या किया जाए, और अगर आप विक्टिम बन चुके हैं तो क्या करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिर्फ निर्भया और हैदराबाद के ही केस में लोग रास्ते पे क्यों उतरे हैं, बाकी आए दिन रेप के केसेस होते रहते हैं, लेकिन उन केसेस के लिए क्यों नहीं रास्ते पे उतरे। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा कि रेप को लेकर समाज में कॉन्ट्रास्टिंग प्रतिक्रियाएं कैसे आ रही हैं, क्या आ रही हैं। तो चलिए इस एपिसोड में देखते हैं कि रेप के पीछे की मेंटालिटी क्या होती है, आखिर क्यों करते हैं लोग रेप। इसके पहले कि हम कारण मीमांसा करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेप सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता है, ये किसी के भी साथ किसी भी उम्र में हो सकता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि क्राइम करने वाला ऐसे नहीं एक दिन उठ जाता और बोलता चलो आज रेप करते हैं। उसको पहचाना जा सकता है। कैसे पहचानेंगे, कौन पहचानेंगे? सिर्फ उसके आजू बाजू वाले लोग, उसके फैमिली के लोग, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसका बॉस। आप खुद को भी परख सकते हैं। और अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में बैठते हैं तो सही समय आने पर आप अपने आप को रोकिए, क्योंकि सिर्फ विक्टिम की ही लाइफ बर्बाद नहीं होती है, जो क्राइम करता है उसकी भी लाइफ बर्बाद होती है, और साथ ही साथ उसके फैमिली वालों की भी। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि कोई भी क्राइम करने के पहले एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब क्राइम करने वाला अपने आप को रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचान सकते हैं। कारण है गुस्सा। लड़की पे गुस्सा कि उसने प्यार को ठुकरा दिया, उसके भाई पे गुस्सा, उसके पिता पे गुस्सा, पूरे फैमिली पे गुस्सा, प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी और कारण की वजह से। तो वो गुस्सा कैसे भी निकल सकता है, रेप करके भी निकल सकता है। बहुत सारे क्राइम्स गुस्से में आपा खो देने की वजह से होते हैं, लेकिन अगर हम गुस्से को थोड़ा सा समझें तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ 2-4 ही लम्हे ऐसे होते हैं जब हम अपने आप पे आपा खो देते हैं। बाकी बहुत सारा समय ऐसा होता है जब हम अपने आप को समझा सकें कि अगर हम आपा खोएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमको ही होगा। बस 2-4 पल का गुस्सा और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आपके पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल है गुस्सा होकर के ज़िंदगी बर्बाद होने का, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स के साथ में कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक दूसरों की ज़िंदगी का, रियल लाइफ ज़िंदगी का बर्बादी सामने नहीं होती है आँखों के, तब तक अपने को सीरियसनेस नहीं पता चलता है इस चीज़ का कि अपनी भी लाइफ बर्बाद हो सकती है बस कुछ लम्हों के गुस्से की वजह से। दूसरा पॉइंट, जरूरत या समझ से ज्यादा चीजें मिलना। कभी किसी कुत्ते को गाड़ी के पीछे भागते देखा है? वो ऐसे भागता है जैसे उसके सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं है दुनिया में हासिल करने लायक। लेकिन स्लो करके देखो गाड़ी को या रोक के देखो, वो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको उस गाड़ी की जरूरत है और ना ही समझ कि अगर वो मिल भी गई तो उसका क्या करें। कोई प्लान नहीं है। उसी तरह हम सब भी पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर अपनी ज़रूरत नहीं है या अगर अपनी समझ नहीं है कि अगर वो पैसे मिल गए तो उसको ज़िंदगी संवारने में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कोई प्लान नहीं है, तो वो सारे पैसे भी गलत तरीके से ही खर्च किए जाते हैं, जिसे हम ऐशो आराम कहते हैं। हैदराबाद के ये 4 लड़के भी गलत तरीके से पैसे कमाते थे और ऐशो आराम के चक्कर में किसी को मार बैठे और खुद की भी जिंदगी गंवा बैठे। वो लड़के ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स थे, लेकिन ऊपर की कमाई करने के लिए ट्रक का थोड़ा थोड़ा सा सामान बेच देते थे ताकि किसी को पता भी ना चले और एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाए। कहने को तो गरीब, जरूरतमंद, लेकिन पैसे आए तो उन्होंने अपनी जिंदगी संवारने में नहीं खर्च की, उन्होंने उसको ऐशो आराम में खर्च करने की कोशिश की। पूरा दिन शराब पी और कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर बैठे, खुद की भी। अब आप सोचेंगे कि कई सारे लोगों की जिंदगियां कैसे खराब हुई। तो जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो सिर्फ विक्टिम की ही जिंदगी बर्बाद नहीं होती, उसके घर वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके साथ काम करने वाले, यहाँ तक कि जो लोग कैंडल लेकर रास्ते पे उतरते हैं, उन लोगों की भी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? एक तो उनका समय बर्बाद होता है, वो तो है, बट उसके अलावा द ओनली रीजन कि वो सड़कों पे उतरते हैं इज बिकॉज उनके मन में डर बैठ जाता है, घृणा, रोष बैठ जाता है
कि आज ये लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ या हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो ये डर जो है उनको उनका पोटेंशियल रीच करने नहीं देता। वो अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पे पहुंच सकते थे उस मुकाम पे इस डर की वजह से नहीं पहुंच सकते। ये डर उनको कभी खुल के जीने नहीं देता और इसके जिम्मेदार यही सारे क्रिमिनल्स हैं। लेकिन सिर्फ इन क्रिमिनल्स को दोष देकर नहीं चलता है, हमको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हम सारे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐशो आराम में पैसा खर्चा करते हैं। अगर लिमिट में हो तो ठीक, अगर ज्यादा हो गया तो उसका नुकसान ही होता है। हॉटलिंग करो, मोटे हो जाते हैं। कार ले लो तो जिम में जाके साइकिलिंग करनी पड़ती है। बच्चों को सब ला के दे दो, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं लेके आए तो वो या तो तांडव करेगा या तो टूट जाएगा। शराब, नशा, लड़की, ये सब तो बुरी चीजें हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐशो आराम हम जो नॉर्मली करते हैं वो भी अगर लिमिट में हो तो ठीक, ज्यादा हो गया तो वो हमको नुकसान करके ही छोड़ेगा। तीसरा, दूसरों को सबक सिखाना। निर्भया के दोषियों ने ये वारदात उनको सबक सिखाने के इरादे से की थी। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़का लड़की ने देर रात घर से बाहर नहीं रहना चाहिए और वो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। पूरी दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपने आप को स्मार्ट समझकर दूसरों को सबक सिखाने निकल पड़ते हैं। कहाँ से आता है ये सबक सिखाने का एटीट्यूड? गुरूर से। तो भैया, गुरूर जैसे ही मन में आता है इतना जान लो कि जिंदगी सटाक से कान के नीचे बजाने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरूर जो होता है वो आंखों की पट्टी होता है। जैसे ही लगी वैसे ही दोस्त छुपन छुपाई खेलने लगते हैं, दुश्मन टपली मार के भाग जाते हैं और इवन चीजें वो भी तुम्हारे रास्ते में आकर के खून निकलवा देती हैं। दिल्ली के वो लड़के भी सबक सिखाने निकले थे। उनमें से एक बंदे को फांसी से डर लगता था, लेकिन 2 ही दिन के बाद खबर आई कि उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। बाकी के 4 लोग मौत के साए में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि अगर किसी को पता चलता है कि उनकी जिंदगी के कुछ ही पल, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? अपनी बची हुई जिंदगी में अपने ख्वाब पूरे करना चाहेगा, अच्छे से बिताना चाहेगा, फैमिली के साथ में बाकी का बचा हुआ समय बिताना चाहेगा, दुनिया के लिए कुछ करके जाना चाहेगा, है कि नहीं? लेकिन ये 4 तो जेल में बंद है। क्या ख्वाब पूरे करेंगे? अपनी फैमिली के लिए क्या करके जाएंगे? कुछ भी नहीं करके जा सकते। इनफैक्ट वो फैमिली के ऊपर में कलंक लगा के जा रहे हैं। उनके लिए उनकी जिंदगी बचा के नहीं जा रहे हैं। लोग मरते समय ये भी सोचते हैं कि दुनिया के लिए कुछ करके जाएं, कोई तो उन्हें याद करे, उनके लिए आंसू बहाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन है कि पूरी दुनिया इनके मौत का इंतजार कर रही है। फांसी लगाने को जल्लाद नहीं मिल रहा है तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं कि मैं कर देता हूँ। तो ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी के बचे हुए 4 पल बिता रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया इम्पेशेंट हो रही है कि ये 4 पल जल्दी क्यों नहीं बीत रहे हैं। तो क्या मिला सबक सिखा के? तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रेप करने के पीछे की मेंटालिटी क्या होती है। गुस्सा, जरूरत या समझ से ज्यादा चीजें मिलना और दूसरों को सबक सिखाने का एटीट्यूड। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम अगले 1 या 2 एपिसोड्स में कवर करेंगे। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा कारण है जो आप वो कारणों की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है हमने वो पॉइंट सोचा ना हो और अगले वीडियो में आपके सुझाव के साथ में, आपके रीजंस के साथ में, आपके नाम के साथ में वो वीडियो पब्लिश करें। अगेन नीचे मैंने कुछ लिंक्स दी हैं, जैसे हैदराबाद के किस्से में हुआ था कि विक्टिम की जो बहन है उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो इंडिया में मिसिंग कंप्लेंट कैसे लिखाई जाती है, उसमें क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या प्रोसीजर है मिसिंग कंप्लेंट लिखाने का, ये एक लिंक में है। एक और लिंक ऐसी भी है कि जिसमें इंडिया में रेप से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस चीज़ को रेप कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेक्सुअल असॉल्ट कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेक्सुअली नॉट एक्सेप्टेबल चीज़ें कहा जा सकता है और किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं इंडिया में एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और लिंक भारत में रेप के लॉज का इतिहास बताती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वो फर्स्ट लॉ कब आया था भारत के पिनल कोड में,
उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस होते गए, किन किन इंसिडेंट्स की वजह से या क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, उसका डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ, उसका पूरा हिस्ट्री दिया गया है उस लिंक में। एक और लिंक ये भी दर्शाती है कि भारत औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इतना भी खतरनाक देश नहीं है जैसा कि पूरी दुनिया भर की मीडिया जताना चाहती है। अगर आप कंपेयर करें कुछ स्टैटिस्टिक्स इंडिया के एंड वर्ल्ड ओवर कि पर 1000 सिटीजन्स रेप का या किसी भी क्राइम का क्या परसेंटेज है, तो उस हिसाब से इंडिया में बहुत कम रेट है। उसका सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए क्राइम्स ज़्यादा लगते हैं, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी कम है। ऊपर से हम सिर्फ ऐसी रेप जैसी वारदातों को चुपचाप सहन नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अदरवाइज भारत को अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो भारत अब भी काफ़ी सेफ है। तो दोस्तों, ये मिनी सीरीज़ हम 4 या 5 एपिसोड्स की बनाने वाले हैं और इसके अंदर में इस क्राइम को लेकर के पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे, क्रिमिनल्स का साइड बताएंगे, विक्टिम्स का साइड बताएंगे, क्या करने से क्या हो सकता है, अपने आप को कैसे संभाला जाए, कैसे कोप किया जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं, या अगर आपका कोई एनजीओ है जो ऐसे केसेस में डील करता है, ऐसे केसेस को हैंडल करता है, ऐसे लोगों के साथ काम करता है, और अगर आपने कोई वीडियो बनाया है तो हमारे वीडियोस के साथ में ज़रूर आप लिंक कीजिए, ताकि सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा एक जगह मिल जाए, क्योंकि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं इस सीरीज में और इस चैनल पे। तो अगले वीडियो तक सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें। नमस्कार।